हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं होमगार्ड का नोटिफिकेशन। तो आज हम बात करेंगे होमगार्ड के नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या इसकी पात्रता है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या इसका सिलेबस है, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्यों कर रहे हो बरखुरदार। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि कितनी वैकेंसी हैं। 41,424 पद हैं होमगार्ड के। ठीक, पद दे रखे हैं कहाँ, किस जनपद में कितने पद हैं। और अब बात करते हैं ड्यूटी की। तो सैलरी क्या है, तो सैलरी पर नहीं होती है, जितनी ड्यूटी होमगार्ड करते हैं उतनी सैलरी होमगार्ड को मिलती है। एक दिन का जो भत्ता मिलता है, दैनिक भत्ता, वो एक ड्यूटी करने पर आपको 600 रुपये मिलता है। इसके साथ ही ऐड हो जाता है क्या, समय समय पर महंगाई भत्ता। इसकी पात्रता की, पात्र कौन है, पात्र वही लोग हैं जो एक तो मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं आप, और क्या दूसरी पात्रता इसमें दे रखी है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब आप पात्र नहीं है, तो पात्र कब नहीं है, अगर आप पहले से कोई सरकारी जॉब में हैं या अर्ध सरकारी जॉब में हैं, ठीक है, या सार्वजनिक उपक्रम की किसी सेवा में लगे हुए हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। या राज्य सरकार द्वारा कभी आपको बर्खास्त कर दिया गया है, या फिर कभी आपको कोई आपके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा जो है लंबित है, विचाराधीन है, या फिर आपकी एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हो। अब उन लोगों के लिए आफत है जो क्या है, एक से अधिक जिनकी पत्नी है या पति हैं वो भी जीवित हो, तो वो लोग होमगार्ड में एलिजिबल नहीं है। बाकी इसकी योग्यता हाई स्कूल पास है। आवेदन करने की तिथि जो है दे रखी है, सबसे पहले आवेदन 18 नवंबर 2025 से लेकर अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2025। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी सेम है, ठीक है। शुल्क की समायोजन की तिथि दे रखी है, कितनी है, 18 से लेकर और 20 है दिसंबर में। अब अभ्यर्थी को सबसे पहले क्या करना है, OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद राष्ट्रीयता मतलब क्या है, अब भारत के नागरिक हो या फिर 30 जनवरी 1962 से पहले अगर आप तिब्बती हो तो क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर ऐसा भारतीय व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश के युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से क्या करा हो, प्रव्रजन करा हो, यानी माइग्रेट हुआ हो। इन देशों से अगर आप माइग्रेट हुए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, बोर्ड द्वारा जो है इसकी योग्यता कितनी है, या हाई स्कूल पास है इसकी योग्यता, ठीक है, या फिर इसके समकक्ष आपने कोई योग्यता ले रखी हो। और जब आप आवेदन कर रहे हैं उस समय जो है शैक्षिक अर्हता आपकी पूरी होनी चाहिए, यानी आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। आप पास कर चुके हो हाई स्कूल, ऐसा नहीं है कि आप हाई स्कूल में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। अधिमानी अर्हताएँ, अगर आपके पास C प्रमाण पत्र है NCC का, 3 अंक आपको दिए जाएंगे। B प्रमाण पत्र है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और अगर A प्रमाण पत्र है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, और स्काउट गाइड का भी है तब भी आपको 1 अंक दिया जाएगा। साथ ही में क्या है, अगर आपके पास DL है तो DL है तब भी आपको क्या दिया जाएगा, 1 अंक प्रदान किया जाएगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा उनको 1 अंक अलग से प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं आयु सीमा में छूट की। तो आयु सीमा कितनी लेंगे अभ्यर्थियों के लिए। अब एज क्या है अभ्यर्थियों के लिए, आप अगर सामान्य कैटेगरी से आते हैं या EWS से, तो 1/7/1995 से और 1/7/2007 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए। SC हैं आप, आयु सीमा सेम है, लेकिन क्या है 5 वर्ष की अगर आप SC छूट दी जाएगी आपको, और अगर ST हैं तब भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और
अगर आप ओबीसी हैं तब भी आपको 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने दिन आपने सेना में सर्विस की है, उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर जो आयु निकल कर आएगी उसमें 3 साल की आपको छूट दी जाएगी, ठीक। पर लेकिन ये अधिकतम सीमा जो है 33 वर्ष से अधिक नहीं हो। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? लिखित परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान है, केवल एक विषय की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 100 अंकों की संख्या होगी, और अंक 100 अंकों की परीक्षा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 25% अंक प्राप्त करने हैं, तभी आप इसके लिए एनरोलमेंट के लिए पात्र होंगे, और वो हमारा शिफ्ट बेस्ड परीक्षा होगी। अब बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण की, फिजिकली। तो देखो पुरुष अभ्यर्थी के, अगर आप सामान्य वर्ग ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी से हैं, न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की बात करते हैं, क्योंकि पुरुष अभ्यर्थियों का सीना भी नापा जाता है। तो सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर कम से कम 84 सेंटीमीटर, ठीक। एसटी के लिए कम है, ये बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर है और फुलाकर 82 सेंटीमीटर है। यानी आपका जो है न्यूनतम फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तभी आप फिजिकल के लिए पात्र हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो महिला अभ्यर्थियों की जो लंबाई है, अगर आप सामान्य हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या एससी से हैं, तो महिलाओं की न्यूनतम जो लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी लंबाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वजन, महिला अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ दी है क्या? वजन। महिला अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 40 किलो होना चाहिए। शारीरिक दक्षता, अब दौड़ की बात करते हैं। इसमें क्या है देखो, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो रनिंग मांगी है, इसमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 28 मिनट में। यानी पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 28 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है 16 मिनट में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए समय सीमा दे रखी है। तो पहले है अनुसूचित जाति यानी एससी वालों के प्रमाण पत्र 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए, और इसकी कोई ऐसी डेट नहीं दे रखी है, लेकिन क्या है ये 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए, और ये सक्षम अधिकारी द्वारा होना चाहिए। लेकिन क्या है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले की तिथि तक आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि तक, ठीक। अनुसूचित यानी एसटी के लिए, जनजाति के लिए इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है, ये भी 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए, ठीक। इसकी कोई और आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास होना चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं हम। तो ओबीसी का जो है 1/4/2025 से और आवेदन की अंतिम तिथि के बीच का होना चाहिए। 1/4/2025 और आवेदन की नया कितना बन सकता है? आवेदन की अंतिम तिथि तक। अगर आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो 1/4/2025 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी, इनका 21 अप्रैल 2015 के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। अब मूल निवास प्रमाण पत्र कब चाहिए? मूल निवास प्रमाण पत्र की संख्या ऐसे नहीं दे रखी है कब चाहिए, कम से कम कितने दिन का होना चाहिए। तो क्या यानी आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये डेट नहीं दे रखी कब का होना चाहिए। इंपोर्टेंट चीज दे रखी है
महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता के पक्ष से मांगा है। महिलाओं का जो प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष का होना चाहिए, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो केंद्र सरकार का जो है फॉर्मेट यहाँ नहीं चलेगा, राज्य सरकार का होना चाहिए। मूल निवास की बात करते हैं तो अभ्यर्थी जिस जनपद का निवासी है वहाँ के जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा जनपद का मूल निवास प्रमाण पत्र जो है मूल निवास प्रमाण पत्र अथवा डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र इसके लिए आपको यानी इसमें आपको डोमिसाइल लगाना होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। देख लो आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया है, यानी पहले क्या होना है, पहले OTR होगा, OTR आप कर लेंगे उसके बाद ही फॉर्म भरा जाएगा। OTR ये फॉर्मेट दे रखे हैं। जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, ये फॉर्मेट दे रखे हैं SC और ST के लिए, इस तरीके का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी ये केंद्र सरकार का नहीं चलेगा, राज्य सरकार का चलेगा। इसका प्रमाण पत्र इस तरीके का चलेगा इस फॉर्मेट में। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा, और ये लिखित परीक्षा पहली बार हो रही है तो किसी को नहीं पता कि पेपर किस तरीके का आएगा। कोई यूट्यूबर कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, कोई कितना भी दावा करे, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता पेपर किस तरीके का आएगा, क्या लेवल पेपर का होगा। लेकिन क्या है, ये सिलेबस दे रखा है, सिलेबस देख लीजिए आप एक बार। सामान्य ज्ञान केवल एक ही विषय पूछा है, सामान्य ज्ञान, और प्रश्न 100 प्रश्न होंगे कुल 100 अंकों के, और ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव OMR सीट पर 2 घंटे का टाइम होगा। यानी 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। टाइम काफ़ी है 100 नंबर का प्रश्न करने के लिए, क्योंकि इसकी योग्यता भी कितनी है, हाई स्कूल है, 10th क्लास है, तो ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होगा। सामान्य ज्ञान में क्या है, सामान्य विज्ञान आ गया, भारत का इतिहास भी है, भारतीय संविधान है, भलाई से केवल सामान्य ज्ञान है, लेकिन इसमें क्या है, भारत का इतिहास हो गया, भारत का संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, संस्कृति हो गई, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार हो गया, सेंसस से जनसंख्या से क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, भारत का भूगोल हो गया, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यानी यूपी स्पेशल भी है इसमें इतिहास के प्रश्न आएंगे, इतिहास इसमें है, भूगोल इसमें है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, और यूपी स्पेशल है, और मानवाधिकार है, और पुलिस की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत और पड़ोसी देशों के बीच कैसे संबंध है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट पूछी जाएगी, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जाएंगे, पुरस्कार पूछे जाएंगे, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाएंगे, अनुसंधान और खोज, पुस्तक और लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, और कल्याणकारी जो योजना चल रही है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वो पूछा जाएगा, महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रश्न, आत्मनिर्भर और औद्योगिक विकास के प्रयास, और प्राकृतिक घटनाएं, यानी इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपका इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गई। तो ये है होमगार्ड का सिलेबस। योग्यता जल्दी ही होमगार्ड का बैच स्टार्ट होगा, होमगार्ड और GD के बैच स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको होमगार्ड या GD के बैच लेने हैं, ऑफलाइन बैच भी हमारे स्टार्ट हैं। ऑफलाइन बैच के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर ये नंबर होगा, इस नंबर पर आप कॉल कर ऑफलाइन बैच की जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारा बैच बहुत जल्दी से शुरू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही एक होमगार्ड के लिए और GD के लिए बैच लाने वाले हैं।